नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की शिखर बैठक की ऑनलाइन मेजबानी करते हुए आतंकवाद पर करारा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना शी जिनपिंग और पाक पीएम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में आतंकवाद को बढ़ावा देने और पनाह देने समेत विस्तारवाद को खुली चुनौती दी और उसकी आलोचना भी की है और दो टूक कहा कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में इसका कोई स्थान मंजूर नहीं। इस दौरान पीएम मोदी ने चीन को भी इशारों में घेरा। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तानी आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने के मुद्दे को वीटो कर बचा रहा है। इन आतंकियों को प्रतिबंधित किए जाने की राह में अड़ंगा लगाता है। ऐसे में पीएम मोदी ने चीन को बिना नाम लिए सुना दिया कि आतंकवाद पर दोहरी नीति ठीक नहीं है। मौका था एससीओ की बैठक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन समिट यानी एससीओ के वर्चुअल समिट को होस्ट कर रहे थे। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हुए। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में दोनों देशों का नाम लिए बिना आतंकवाद समेत विस्तारवाद नीति पर बड़ा हमला किया। इस मौके पर मोदी ने कहा, कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ये क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एक्सेलेंसीज, एससीओ के अध्यक्ष के रूप में भारत ने हमारे बहुआयामी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इन सभी प्रयासों को हमने दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने चीन को भी इशारों में घेरा। भले ही चीन आतंकवाद के मामले में सीधे तौर पर नहीं जुड़ा हो, लेकिन वो पाकिस्तान के पाले आतंकियों को बचाता जरूर रहा है। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तानी आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने के मुद्दे पर वीटो कर उसे बचाता रहा है। इन आतंकियों को प्रतिबंधित किए जाने की राह में अड़ंगा डालता है। ऐसे में पीएम मोदी ने चीन को बिना नाम लिए सुना दिया कि आतंकवाद पर दोहरी नीति ठीक नहीं। उधर आतंकवाद पर पीएम मोदी से खरी खोटी सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सुर बदल गए। आतंकवादियों को पालने पोसने वाले शहबाज शरीफ अचानक से शरीफों की एक्टिंग करने लगे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद कई सिर वाला एक राक्षस है जिसका स्रोत चाहे जो भी हो, इससे पूरी प्रतिबद्धता के साथ लड़ा जाना चाहिए। पाकिस्तान के पीएम ने आगे कहा कि आतंकवाद को राजनीतिक लाभ के लिए इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के किसी भी प्रलोभन से बचा जाना चाहिए। हालांकि एससीओ के मंच से आतंकवाद पर पीएम मोदी से खरी खोटी सुनने के बाद शहबाज शरीफ ज्यादा देर तक अपनी बौखलाहट छिपा नहीं पाए। तिलमिलाए शहबाज शरीफ ने बिना नाम लिए भारतीय मुस्लिमों और कश्मीर का राग आलापा। लेकिन इतना तो साफ दिखा कि पीएम मोदी के आतंकवाद पर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाने के बाद पाक पीएम शहबाज शरीफ को आतंकवाद की आलोचना करनी ही पड़ी। एससीओ के मंच पर पाकिस्तानी पीएम भले ही अपनी करतूतों का बचाव नहीं कर सके और दुनिया के सामने आतंकवाद के विरोध का नाटक करने लगे, लेकिन ये सबको पता है कि पाकिस्तान अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आने वाला। हालांकि पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर वो पाकिस्तान को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि आतंकवाद पर आखिर भारत किसी भी तरह से बख्शने के मूड में नहीं है। आतंकवाद और वार्ता दोनों साथ साथ नहीं हो सकती। ये भारत की पहले से ही नीति रही है। पाकिस्तान का जिस तरह से रवैया अभी रहा है उसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि भारत
बहुत स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ता रहा है कि आतंकवाद को खत्म करिए और फिर वार्ता के लिए तैयार रहिए। शहबाज शरीफ भी इस मीटिंग में थे एससीओ में, और साथ ही साथ शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति है वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन जहां एक तरफ इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को आतंकवाद पर खरी खरी प्रधानमंत्री ने सुनाई, तो वहीं चीन को भी ये समझा दिया कि आतंकवाद पर दोहरी नीति नहीं चलेगी। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुरेश गोयल जी है, पूर्व राजनयिक है। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी जुड़ गए हैं, जो कि जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुरेश गोयल जी आपके साथ करते हैं। सर, सवाल इस बात को लेकर, एससीओ की मीटिंग हुई, उसमें साफ तौर पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने इस बात को बता दिया, समझा दिया कि आतंकवाद पर भारत की नीति स्पष्ट है, जो भारत पहले से कहता हुआ आया है कि आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ इस बार यहां पर मौजूद थे। क्या लगता है कि कुछ हद तक असर पड़ेगा? भले ही मुंह पर उनके ये रहा हो कि हाँ, आतंकवाद नासूर है, आतंकवाद राक्षस की तरह है, लेकिन अंदर खाने पाकिस्तान का रवैया क्या रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब ऐसे में क्या लगता है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री मोदी ने सुनाया है तो उसका कुछ हद तक असर पड़ेगा? देखिए, आपने कहा कि असर पड़ेगा। ये आतंकवाद का जो मामला है कोई 1 साल या 2 साल का तो नहीं, बिल्कुल पिछले 3 दशकों से 4 दशकों से यही आतंकवाद का सहारा लेकर के पाकिस्तान अपना जो इसका लिमिटेड एजेंडा है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके बारे में ये कार्रवाई करता रहा है, आतंकवादियों को भेजता रहा है। खाली फर्क इतना पड़ा है कि पहले चाइना भारत से कुछ अपने संबंध अच्छे करने चाहता था, तो इसलिए पाकिस्तान से थोड़ी सी दूरी बनी हुई थी। लेकिन जब से पाकिस्तान की एक जियो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट शुरू हुई है, CPEC, जिसमें उसको पाकिस्तान का साथ चाहिए और वैसे भी चाहिए उसको, तो जब से वो शुरू हुआ तो पाकिस्तान और चाइना काफी हद तक और ज्यादा करीब आ गए हैं। तो हमारे लिए उनकी जो डिस्टेंसिंग है, खिलाफत है, पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। तो इतना ही फर्क पड़ा है कि हमको इन मुश्किलों का सामना और ज्यादा करना पड़ रहा है, कम नहीं होगा ये। खाली बात यह है कि अगर हम ये सोचें पाकिस्तान को भी आतंकवाद से नुकसान हो रहा है और इस वजह से वो मान जाए, तो उसकी भी उम्मीद रखना जो है काफी दिक्कत की बात है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद को कंट्रोल करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। ये चाइना वहां पर है, चाइना भी एक तरह से पाकिस्तान को दबा करके रखना चाहते हैं, और दबाने के लिए आतंकवाद भी एक हथियार बन गया है, क्योंकि आतंकवाद की वजह से चाइना PLA को, अपने PLA सोल्जर्स को पाकिस्तान में भेज सकता है सिक्योरिटी के लिए जी। तो इसीलिए कहते हुए मुझको नहीं लगता कि आतंकवाद का खात्मा होगा या शहबाज शरीफ या शी जिनपिंग कोई कदम उठाएंगे। ये जो कर रहे हैं आगे से ज्यादा से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सुरेश जी बने रहिए आप हमारे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी भी जुड़े हुए हैं। मुद्दा ये कि भारत ने 2 टूक कह दिया है कि अब आतंकवाद जो है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुधाकर जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सर, जिस बात का जिक्र अभी आपने देखा कि सुरेश गोयल जी भी कर रहे थे, लेकिन ये कोई वाकई नया मसला नहीं है। ये हम अक्सर कहते हुए हैं, भारत की तरफ से भी अक्सर कहा जाता है कि देखिए आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज आता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन शहबाज शरीफ ने इस बार जो अपना वक्तव्य दिया, उसे आप किस तरह से आंकते हैं? यार, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी, आपकी आवाज मिल रही है सर, बताइए। बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। हमारे को पैनलिस्ट साहब, गोयल साहब, एम्बेसडर साहब हैं, तो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, प्रश्न के पीछे बहुत बड़ा एक हो रहा है, समझना हमारा भी निहाती आवश्यक। तो ज्यादा समय ना
मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो पॉलिटिक्स 21st सेंचुरी हुआ दिखाई दे रहा है, देशों के अंदर ये पोलराइजेशन, सब अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट भाग गए हैं। बहुत कम देश है जो कॉमन चैलेंज, जैसे हिंदुस्तान एक कॉमन चैलेंज, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात ये या टेररिज्म की बात, पैंडेमिक की बात करिए या सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, फूड सिक्योरिटी। सुधाकर जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। एक खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं सुधाकर जी का। सुधाकर जी, आप अपनी बात कर रहे थे, उसको पूरा कर लीजिए, फिर मैं आगे का सवाल लेती हूँ। अच्छा, आवाज सुनाई दे रहा है? जी जी, आपकी आवाज अब क्लियर आ रही है, बताइए। ओके। अच्छा मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था कि ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ये काफी बदलता हुआ दिख रहा है अभी। 21st सेंचुरी की बात नहीं, 1991 के बाद जब हम ये समझ रहे थे कि बाइपोलर वर्ल्ड के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड का कोई एक सुपर पावर होगा, सब अमेरिका की तरह देखते रहे, लेकिन अमेरिका का 3-4 इंसिडेंट ऐसा हो गया है जिससे क्लियरली जाहिर है कि उसका वो जो ताकत पहले हम उम्मीद करते थे वो ताकत इतना नहीं है, वो कमजोरी दिखने लगा है। तो उसको डिक्लाइनिंग ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप में आप मानते हैं, यूके और जो यूरोपियन यूनियन जो नेटो फोर्सेस हैं, प्लस अटलांटिक के उस तरफ जो अमेरिका और कनाडा है, इनका रिश्ता, चलो कोई बात नहीं, यूक्रेन की वजह से काफी कुछ गैल्वेनाइज हो गया है, लेकिन अभी भी काफी मतभेद है। मैं ये हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूं कि रशिया जब यूक्रेन को इन्वेड किया, ये 21st सेंचुरी का एक टर्निंग पॉइंट है जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से। जब यूनिपोलर वर्ल्ड सुपर पावर के खिलाफ कोई दिन के टाइम में मुंह तोड़ जवाब देने वाला देश इस तरह हिम्मत करके कर पाया है, इससे सिर्फ मैं यही चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं, मल्टीपोलैरिटी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। मल्टीपोलैरिटी मीन्स पॉलीसेंट्रिक। चाइना जैसे देश है वो उभर के निकल रहे हैं, उनका मुद्दा यही है कि 2049 तक ये किसी भी तरह मिडिल किंगडम को रिजुविनेट करेंगे, और नंबर 2, एक ग्लोबल पावर के हैसियत से ये यूएसए को वो चुनौती देंगे। और इसका जो जो टाइमलाइन उन्होंने खींच रखा है, वो टाइमलाइन के मुताबिक उनका काफी प्रोग्रेस हो रहा है। बीच में 4-5 साल के लिए पीछे चले गए थे, लेकिन काफी उसको मेकअप कर लिया है। इसी बैकड्रॉप के साथ आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसको देखने की कोशिश करिए। ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 96 में इसको शंघाई 5 से उसका ओरिजिन हुआ था। आज के दिन में इसके पास 9 मेंबर हो गए हैं ईरान को मिला के, और भी 3-4 हैं, बेलारूस जैसा है, अफगानिस्तान अप्लाई कर रखे हैं, तो उनका कंसिडरेशन इज अंडर प्रोसेस। तो ये जो शंघाई एक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक रीजनल आउटफिट है या कॉन्फ़िगरेशन, और इसका मैं अगर कहूंगा ये टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन अभी तक 96 के से लेके अभी तक इसको टूथलेस माना जाता है। लेकिन ये काउंटर बैलेंसिंग फोर्स है। पुराने समय में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में एक गेम खेलते थे जिसमें न्यू ग्रेट गेम कहा जाता था। अमेरिका, चाइना और रशिया के खिलाफ वहां पे काउंटर करने के लिए अंदर हुआ था। काफी हद तक कम हो गया है उनका जो इफेक्ट है, लेकिन भारत इस ग्रुप के अंदर आने के बाद, क्वाड का एक मेंबर होने के बाद, I2U2 का मेंबर होने के वेस्ट एशिया में, उसमें चाइना को अगर कोई देश आज के दिन में इफेक्टिवली काउंटर कर पा रहा है वो है हिंदुस्तान। इसी बैकड्रॉप के साथ आप सवाल को समझने की कोशिश करिए। टेररिज्म, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है? हमारा नेशनल इंटरेस्ट है कि ये टेररिज्म जो सबसे बड़ा एक चुनौती है, इसके खिलाफ पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल में सबको टेररिस्ट का डेफिनेशन एक्सेप्ट करना चाहिए। नंबर 2, टेररिज्म के खिलाफ जो आर्किटेक्चर हमने 99 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किए हैं, उसको किसी भी तरह एक्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई उसको एक्सेप्ट नहीं किया। शुक्र है कि 9/11 हुआ और अमेरिका को झटका लगा, तब जाके उनको समझ में आया कि टेररिज्म क्या होता है। जब हमारा 26/11 को ताज होटल में कुछ शहीद हो गए जिसमें फॉरेन नेशनल्स भी थे, अमेरिकन थे, तब ये दूसरा इंसिडेंट है जब उनको थोड़ा सा एहसास हुआ। अभी विश्व में, फ्रांस में क्या हो रहा है,
या यूरोप। सुधाकर जी माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ आपको मैं बीच में, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी, अगर आप ये कहते हैं कि देखिए भारत अभी वो शक्ति रखता है कि चीन को काउंटर करता है, लेकिन सर वक्त वक्त पर चीन किस तरह की हिमाकत करता है ये किसी से छिपे नहीं है। LAC पे हमने देखा कि किस तरह से गलवान घाटी में उसने जिस तरह से हिंसा की, उससे पहले हमने देखा और ये कहा जा रहा था सैटेलाइट से जो तस्वीरें निकल के सामने आई है, अरुणाचल प्रदेश के पास पूरा जो गांव बसा लिया है। इससे पहले हमने देखा कि वीटो लगा लगा कर वो आतंकवादियों को बचाता आया है, पनाह देता आया है। भारत की तरफ से भले ही कड़े और बड़े कदम उठाए गए हो चीन के खिलाफ, लेकिन फिर भी विस्तारवादी नीति से बाज आता हुआ चीन दिखाई नहीं दे रहा। क्या आपको लगता है कि जो अभी तक हालात हैं, जो अभी तक कदम उठाए गए हैं चीन के खिलाफ, वो अभी नाकाफी रहे हैं और बेहतर कदम और बड़े कदम उठाने की जरूरत है? अगर हाँ तो वो क्या हो सकते हैं? नेहा, अगर ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं जी जी, तो जवाब मैं यही कहूंगा, बहुत कुछ हो रहे हैं, बहुत कुछ। मैं ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में कहूंगा, ना अगेंस्ट में कहूंगा। आई एम ए मिलिट्री मैन। पॉलिटिकली जब मैं रिसर्च करता हूँ, पिछले 8-10 साल के अंदर हिंदुस्तान ने बहुत ठोस कदम उठाया है। आप अपना ध्यान ले लीजिए, ईस्ट चाइना या आप जापान सी या आप साउथ चाइना सी की तरह आज के दिन में वियतनाम के साथ हमारा जो कोलैबोरेशन है और जो प्रेजेंस है, फुटप्रिंट बढ़ते गया है, ये चाइना के ऊपर एक चोक पॉइंट, इफेक्टिव चोक पॉइंट है। हमारे ऑयल रिग से तो ऑपरेशन कर रहे हैं, ONGC के ऑयल रिग्स है वहां पे। इसी तरह फिलीपींस में काफी कम लोगों को पता है, वहां पे हमने एयरफील्ड को उधर ऑलरेडी उनसे हमने लीज पे ले रखे हैं। हमारा ब्रह्मो मिसाइल वहां पे डिप्लॉयड हो रखे हैं। इसी तरह जब आप आते हैं सिंगापुर की तरह, सिंगापुर में जो हैंगी आइलैंड है, वहां पे हमारा लॉजिस्टिक और डॉकिंग फैसिलिटी है, रिप्लेनिशमेंट फैसिलिटी है। सबांग इंडोनेशिया की बात करें तो ये जो कंप्लीट सी लेन सब कम्युनिकेशन है, चाइना के ऊपर दबाव जब हम चाहेंगे तब उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अब मान के रहिए, हमारे व्यूअर्स को बताना जरूरी है, चाइना का इकोनॉमी अभी चल रहा है काफी लो परफॉर्मेंस, लेकिन 30 साल तक लगातार डबल डिजिट प्रोग्रेस किए हैं, 80 से लेके करीब 2010-11 तक, और सिस्टमेटिकली उन्होंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए हैं। 879 पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन हैव बीन लिफ्टेड अप फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन। लेकिन उसका डिपेंडेंसी है ऑयल या एनर्जी सिक्योरिटी किसके ऊपर? मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ से जब ऑयल और गैस वो इंपोर्ट करते हैं, एक ही रास्ता है उसको इंपोर्ट करने का, वो है सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। आज के दिन में मलाक्का स्ट्रेट चाइना के लिए बहुत बड़ा डायलेमा है, इसलिए वो सीपेक और सीमेक म्यांमार के थ्रू रास्ता को सक्सेसफुल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ हिंदुस्तान, चाहे आप मंगोलिया की तरफ ध्यान ले लें या ताजिकिस्तान की तरह या माडागास्कर की तरह, या आप हुक्म है वहां पे ओमान में, या आप इस तरफ ले लीजिए इजिप्ट। ये जो ताजा खबर है, इजिप्ट के साथ हम इतना क्यों नहीं नेगोशिएट कर रहे हैं, क्यों अपना रिश्ता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? सुएज कैनाल एक ऐसा चोक पॉइंट है, ज्यादा नहीं, मोर देन 75% ऑफ द ट्रैफिक of the traffic of international shipping lane is passing through Suez Canal। अगर इसके ऊपर हमारा काबू आ जाता है तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हम पूरा चाइना को बांध के रखेंगे, उसको इतना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, लेकिन सर इतना आसान है क्या? सुरेश गोयल जी, मैं ये समझना चाहूंगी, जिस बात का जिक्र अभी सुधाकर जी कर रहे थे, ये इतना आसान है क्या? जो हालात और जो सिचुएशन फिलहाल नजर आ रहे हैं, चुनौतियां बहुत है सर सामने। आपने कहा इतना आसान है क्या? ऑब्वियस सी चीज है कि जिस तरह चाइना की पावर बढ़ती जा रही है, हाँ। और चाइना की पावर खाली मिलिट्री सेंस में नहीं, इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है, जी। इसकी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए कंटेस्ट काफी तगड़ा है ये, हाँ। काफी जबरदस्त कंटेस्ट है ये। देखिए 2-3 चीजें हैं यहाँ पर। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और जनरल सुधाकर जी ने मेंशन भी किया था, ये दिक्कत नहीं, जो रीअलाइनमेंट तो हो गया है, वो ये है कि चाइना के लिए यूएसए एक बड़ा कॉन्टेस्ट है। अगर चीन को नंबर 1 बनना है तो यूएस चाहे डिटाइनिंग पावर हो या नहीं हो, उसे पीछे हटना है। चाइना इंडिया को देखता है कि इंडिया अपने किसी भी वजह से यूएसए के साथ में अलाइंड हो गया है ये,
और इसीलिए हमारी भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि आपको याद होगा कि 5 साल पहले तक बॉर्डर पर डिफरेंसेस थे, लेकिन जो बॉर्डर के डिफरेंसेस थे वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील नहीं हुए थे। वो वजह उसकी साफ थी कि चाइना समझता था कि उसको हिंदुस्तान से रिश्ते बना करके अच्छा बना के रखने हैं। लेकिन पिछले 5 साल में उसका ये जो व्यू है ये चेंज हो गया है। अब उसका व्यू ये है कि हिंदुस्तान को नीचा करना है, हिंदुस्तान को पनिश करना है। उसमें 2 फैक्टर है। अमेरिका का फैक्टर मैंने बताया आपको भी। इसके अलावा अगर एशिया में चाइना के अलावा जो दूसरी पावर है वो इंडिया है। तो ये दोनों के झगड़े चलते रहेंगे। किसी के लिए आसान नहीं है। ना चाइना को इंडिया पर कंट्रोल करना आसान होगा। हमारी अपनी मिलिट्री पावर है, उसके बारे में काफी कुछ बोल चुके हैं, मैं आगे नहीं कहूंगा। लेकिन हमारे लिए भी चाइना की एसिमिट्री को देखते हुए इतना आसान नहीं है कि हम चाइना को एक तरह से अंकुश लगा सके। तो ये जो है टकराव चलता रहेगा। और इस टकराव में जो भी फैक्टर्स है एससीओ के जो आतंकवाद चलते रहेंगे। एक चीज मैं कहूंगा कि हम ये समझते हैं कि सेंट्रल एशिया के जो मुल्क हैं वो रशिया या चाइना के उनके कैंप में हैं। ये ऐसा नहीं है। जो सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं वो चीन और रशिया के बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं। हाँ। वो भी ऑल्टरनेटिव देखते हैं और इसीलिए हमारी उस क्षेत्र में मौजूदगी यूएसए के साथ भी एक तरह से अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाता है। जी बिल्कुल, टकराव भले ही चलता रहे सर, जिस बात का जिक्र आपने किया, लेकिन फिर भी भारत की नीति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जिससे चीन भले ही कितनी चालाकियां कर ले, वो कोई भी कारगर उन नीतियों के सामने ना हो पाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।